अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ बिलाल। आज हम नेशनल इनकम एएस लेवल पे बात करेंगे, विच बेसिकली इज़ अ रिलेटिवली न्यू टॉपिक। पहले A2 में हुआ करता था, अब एएस में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाट वुड बी द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। जब भी आप इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने बहुत क्लियर होना है ऑन व्हाट इज़ एन इंजेक्शन एंड व्हाट इज़ अ विड्रॉल। तो इकोनॉमी के अंदर अगर पैसा आ रहा है, दैट्स एन इंजेक्शन, और जब भी पैसा आता है तो आपके मुल्क में नेशनल इनकम इंक्रीजेस। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इम्पोर्ट्स वुड इंक्रीज। इट वुड इंक्रीज, सही है, लेकिन नॉट इमीडिएटली, सही है, तो ए नहीं हो सकता। नेशनल इनकम वुड इंक्रीज, बी। दिस इज द राइट आंसर। सेविंग्स वुड इंक्रीज बिकॉज द नेशनल इनकम। अब देखें, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, नेशनल इनकम बढ़ेगी। नेशनल इनकम बढ़ेगी तो पीपल वुड सेव मोर, वुड पे मोर टैक्सेस एंड वुड इम्पोर्ट मोर। तो इमीडिएटली क्या हुआ? इमीडिएटली नेशनल इनकम बढ़ी। सो बाकी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इमीडिएटली नेशनल इनकम बढ़ेगी। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। The table illustrates macroeconomic data for an economy. All figures are in billions. What is the real output? अच्छा, अब ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो बेसिकली हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मॉडल यहाँ पे यूज़ होगा। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में हमारे पास क्या क्या आता है? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आती है, और एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स आता है। इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। इट शुड बी इक्वल टू द रियल आउटपुट, तो हमारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो चले, 110 100, 210 210 260 एंड 250, सही है। तो 250 है और यहाँ पे 100 है, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। 100 220 280, 300 -30 270, ये भी नहीं हो सकता। 140 240 310 310 340 -40 300, ये है आंसर। तो इस तरीके से इस MCQs को आपने सॉल्व करना है। सही, सिंपल कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखें, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इजी। ओके, अब आ जाए नेट नेशनल इनकम और GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है, या पहले तो हम समझ लेते हैं है क्या। ग्रॉस नेशनल इनकम मैं किस तरीके से बोलता हूँ? पाकिस्तानियों की इनकम, जो पाकिस्तान नहीं है, वेदर दे लिविंग इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। और NNI, बेसिकली GNI में से अगर मैं डेप्रीसिएशन माइनस कर दूंगा तो मेरे पास NNI आ जाएगा। अ कंट्रीज नेट नेशनल इनकम इज लेस देन GNI, तो जाहिर सी बात है लेस होगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन माइनस हो रही है। लेट्स लुक एट द ऑप्शन। इनकम्स अर्नड ओवरसीज वर लेस देन इनकम सेंट ओवरसीज। अच्छा, ये पॉइंट वैलिड हो जाता अगर हम GDP और GNI को कंपेयर करते, लेकिन क्योंकि ये दोनों कंपेयर नहीं हो रहे, तो दैट्स व्हाई ए इज इनकरेक्ट। इन्फ्लेशन हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर इन NNI बट नॉट इन GNI। अच्छा, इन्फ्लेशन अगर अकाउंट फॉर होती ना, तो वो रियल टर्म्स में होती, RNI होता तो रियल टर्म्स में होता, जैसे रियल GDP होता है, ठीक है, तो वैसे रियल GNI होता और रियल NNI होता अगर इन्फ्लेशन अकाउंटेड होती। क्योंकि इन्फ्लेशन अकाउंटेड नहीं है दोनों में, तो देयरफॉर इट्स द रियल टर्म इज मिसिंग, द रियल का कॉन्सेप्ट इज मिसिंग, द रियल की टर्मिनोलॉजी इज मिसिंग, देयरफॉर बी भी नहीं हो सकता। कंट्रीज एक्सपोर्ट्स डिक्रीज्ड, नहीं, एक्सपोर्ट्स का तो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, देयर हैज़ बीन अ नेट डेप्रिसिएशन, सही है, डेप्रिसिएशन हुई है जिसकी वजह से NNI कम है, सो डी इज राइट। विच फैक्टर एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNI। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, GDP पाकिस्तान की इनकम, GNI पाकिस्तानियों की इनकम। तो GDP में आप ऐड कर दो ओवरसीज पाकिस्तानी को, उनकी इनकम को, और माइनस कर दो फॉरेनर्स की इनकम दैट आर लिविंग लोकली, तो ये
सही. Let's look at the options. फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यूज, ये तीनों चीज़ें आपके पास जीडीपी में आती हैं, जीएनआई में भी आती हैं. दैट्स नॉट अ डिफरेंस. सैलरीज रेमिटेड बाय दोज वर्किंग अब्रॉड टू देयर होम अकाउंट्स. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनआई. तो बाहर के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमारे घर पे, अपने घर पे इनकम रेमिट की है, सैलरीज रेमिट की है. लेट्स मूव ऑन. Okay, the table lists the value of component of circular flow. What can be concluded about the economy from the information shown? Okay, so let's look at it. Has a budget surplus. Budget surplus मतलब government spending और tax. Tax 5 है, spending 6 है. इसका मतलब ये तो deficit है भाई, surplus नहीं है, तो ये नहीं हो सकता. A cannot be the answer. आ जाएं अगले कॉन्सेप्ट पे, ट्रेड डेफिसिट. ट्रेड डेफिसिट के लिए हम देख लेते हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को. एक्सपोर्ट्स 8 है, इंपोर्ट्स 7 है. ट्रेड तो सरप्लस है, बी भी नहीं हो सकता. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. इट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी. इट इज़ अ मिक्स्ड ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी तो है और मिक्स्ड भी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, तो गवर्नमेंट है तो प्राइवेट सेक्टर तो होगा ही. सही. क्यों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, क्यों प्राइवेट सेक्टर है? बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स हो रही है. अब अगर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं तो ये प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा है ना. अगर इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट होती तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आता, इन्वेस्टमेंट में नहीं आता. तो इट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी. दिस सीम्स टू बी द राइट आंसर. द सर्कुलर फ्लो इज एन इक्विलिब्रियम. अच्छा, इक्विलिब्रियम पे होने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए. डेटा इनकम्प्लीट है. सही है. जिस तरह अभी हमने ऊपर पढ़ा था, हमारे पास कंज्यूमर एक्सपेंडिचर था. सही है. एंड उस बेसिस पे हमने डिवाइस निकाला था कि इक्विलिब्रियम है. यहाँ पे विड्रॉल और इंजेक्शन का मॉडल यूज़ हो रहा है. तो अगर आपको देखना है कि इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, वी नीड टू कैलकुलेट द विड्रॉल्स. तो पैसा कहाँ कहाँ निकल रहा है, इम्पोर्ट्स, सेविंग और टैक्स, इन सबको अपन नेट ऑफ कर देते हैं. तो 15 और 7 कितने होते हैं, 22. और ये वाले सारे जो ऊपर के हैं ये इंजेक्शंस हैं. तो 17 प्लस 6 23. दे आर नॉट एट इक्विलिब्रियम. सही है. ये आंसर नहीं हो सकता. नाउ दिस गिव्स अस अ गुड इंसाइट कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है तो इक्विलिब्रियम हो भी सकता है भाई. ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम नहीं होगा. इस केस में नहीं था, तो ये एक अच्छी लर्निंग हो गई आप लोगों की. एक और चीज़, विड्रॉल और इंजेक्शन मॉडल, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल कहाँ यूज़ करना है, ये भी एक रेलिवेंट क्वेश्चन है. तो यू विल नीड टू लुक एट व्हाट इज़ गिवन टू यू. जो भी चीज़ आपको दी हुई है, फॉर एग्जांपल ऊपर वाले केस में मैंने सेविंग्स देखा तो आइडेंटिफाई किया कि यार ये तो विड्रॉल और इंजेक्शन मॉडल होगा. और ऊपर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर दिया हुआ था तो मैंने लिंक किया कि ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल यूज़ होगा. तो ये आप इस तरीके से भी दिमाग में रख सकते हो, क्योंकि विड्रॉल इंजेक्शन मॉडल में सेविंग आती है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आता है. ये एक इंडिकेशन है. आगे बढ़ते हैं. 6th MCQ. ओके, कुछ नेशनल अकाउंट से हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है. जीडीपी है, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कितना पैसा आया है, आया नहीं है बल्कि गया है, कैपिटल कंजम्पशन, नेशनल डेट. ओके, व्हाट इज द एनएनआई, नेट नेशनल इनकम. तो जीडीपी से माइनस करेंगे हम नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये बच गया हमारे पास 25. अब क्योंकि ये नेट है तो इसमें हम डेप्रीसिएशन भी माइनस करेंगे. अब डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, यहाँ पे डेप्रीसिएशन के नाम से नहीं दिया हुआ, जाहिर सी बात है खेल रहा है आपके साथ एग्जामिनर. तो कैपिटल कंज्यूम जो हो गया वही हमारी डेप्रीसिएशन है. तो 6 माइनस कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा 19. और ए हमारा ऑप्शन है जो कि सही है. Which statement about the circular flow of income is correct? Exports and imports do not affect the equilibrium level because they always cancel each other out. बेसिकली ये बोल रहा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल जब आप यूज़ करते हो तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्लस बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स,
तो ये दोनों बराबर ही होते हैं, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स, देयरफॉर इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है बराबर हो, सही है, दैट इज़ वाई ये गलत हो गया। A greater level of saving, the greater level of injection in the form of investment must be। तो बोल रहा है जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। थियोरेटिकली सही बात है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है, सही है। हो सकता है आप ज़्यादा सेव कर रहे हो, कोविड आया हुआ, यू वोंट बी इन्वेस्टिंग, सो दिस इज इनकरेक्ट। When consumers use past saving to increase their spending, there will be a rise in national income. Now this is valid, क्योंकि अगर आपने सेव किया हुआ है पैसा और अब आप यूज़ कर रहे हो उसको, तो वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा और मुल्क की इनकम बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। When the government increases withdrawals by increasing the rate of income tax, there must be an equivalent increase in injections to compensate। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा रही है तो क्या इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड भी करेगी? नॉट नेसेसरीली, सही है। दैट इज़ वाई डी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। आ जाए, ओके, 8th, the diagram shows two sector circular flow of income. What can be concluded about the direction of flows? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अच्छा, घड़ी कैसे घूमती है पता है ना? नहीं पता तो घड़ी देखो, टिक टिक वाली देखना। तो घड़ी इस तरीके से घूमती है, सही है, इस डायरेक्शन में घूमती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बाहर वाला सर्कल, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला है सर्कुलर, सॉरी, ये वाला है क्लॉकवाइज, दिस इज आवर क्लॉक मूव्स। और अंदर वाला जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो हम ये दिमाग में रख लें, सही। अब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि भाई फर्म्स फैक्टर मार्केट को क्या देता है? वो देता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। फैक्टर मार्केट से हाउस होल्ड को पैसा मिलता है, हाउस होल्ड पैसा देता है प्रोडक्ट मार्केट को, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, और ये पैसा फर्म्स को मिलता है। तो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी, सही है। और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको भी देख लेते हैं। फैक्टर मार्केट फर्म्स को क्या देता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्म्स प्रोड्यूस करके गुड्स एंड सर्विसेज देती है प्रोडक्ट मार्केट में, हाउस होल्ड्स को सेल करती है, और हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं फैक्टर मार्केट, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फर्म्स पे जाते हैं। तो ये बात आप लोगों को अब समझ में आ गई कि क्या चीज़ ऊपर है, क्या चीज़ नीचे, सही है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये नीचे मैंने लिखा है, मतलब इट इज मूविंग लाइक दिस, इट्स मूविंग क्लॉकवाइज, देयरफॉर ए इज नॉट द राइट आंसर। आप लोग पॉज करके इसको केयरफुली एनालाइज करें। कॉन्सेप्ट आसान है, बिला वजह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का लेबल किया हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल बनाया हुआ है, दैट्स इट। गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो क्लॉकवाइज। अच्छा, अब ये गुड्स एंड सर्विसेज है, ये गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे आएंगे ना प्रोडक्ट मार्केट में। तो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स प्रोड्यूस करेगी, हाउस होल्ड परचेज करेंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इनकम्स फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। इनकम क्या है? ये रहा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। तो ये फर्म्स देती है फैक्टर मार्केट को, और फैक्टर मार्केट से पैसा हाउस होल्ड को आता है, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। रिसोर्सेज फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। रिसोर्सेज यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म के पास गए, हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब देखें, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बच्चे बच्चे को पता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जिस तरीके से पूछा हुआ है, ये अच्छे अच्छे को कंफ्यूज कर दें। एंड इफ़ यू आर कंफ्यूज, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आप तो कंफ्यूज हो गई फिर, सही है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ओके, द टेबल गिव्स द डिटेल अबाउट नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक फॉर एन इकोनॉमी। अब देखें, कंजम्पशन दिया हुआ है, तो मुझे पता है कुछ भी हो जाए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके, तो ये आपसे पूछ रहे हैं नेट नेशनल इनकम, तो सबसे पहले हम जीडीपी निकाल लेते हैं, जीडीपी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से निकाल लेते हैं। तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट्स, ये हमारे पास जीडीपी आ जाएगी।
तो 2000, 2500, 3100 माइनस 100, 3000 आ गया, ये हमारे पास जीडीपी आ गई। नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, यानी बाहर से पैसा आया और यहाँ पे भी फॉरेनर्स ने बाहर भेजा, -200 है। ये आ गई हमारे पास 2800 की नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम। इसमें से डेप्रिसिएशन अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा नेट नेशनल इनकम। तो दिस इज सपोजिटली द आंसर। अच्छा हो रहा है, बहुत सारी कैलकुलेशंस आ रही हैं, एवरीथिंग इज इजी, यू जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूलाज, दैट्स इट। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम? एक चीज याद रखें, बहुत आसान है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो नेशनल इनकम में आते हैं। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, ये सारा नेशनल इनकम में आता है। बेनिफिट्स पेड टू अनएम्प्लॉयड, क्या ये वेज है? नहीं, ये वेज है ही नहीं, देयरफॉर दिस इज नॉट इंक्लूडेड। डिविडेंड्स पेड टू शेयर होल्डर, दिस इज प्रॉफिट, ये आएगा। प्रॉफिट्स रिटेन्ड, ये है ही प्रॉफिट, ये भी आएगा। रेंट इज ऑल्सो एन इनकम ऑफ लैंड, तो ये भी आएगा। Therefore, A is the right answer. Benefits paid to unemployed are not part of the measurement of national income. General equilibrium in the macroeconomy is achieved when total injections are equal to the total leakages, withdrawals. Say, what is most likely to cause a disequilibrium in a macroeconomy in the short run? अब देखें, W is equal to J equilibrium. Let's look at the options. गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई 10 मिलियन से, 10 बिलियन से, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ इंजेक्शन, तो ये बढ़ गई 10 से। अ डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ 10 बिलियन, एक्सपोर्ट्स क्या है? अगेन इंजेक्शन है, तो 10 बिलियन से ये कम हो गया, तो वापसी इक्विलिब्रियम पे ही आ गया, तो ये डिसइक्विलिब्रियम कॉज नहीं करेगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 बिलियन, इंजेक्शंस बढ़ गई 30 से। अ डिक्रीज इन सेविंग ऑफ 30 बिलियन, सेविंग क्या है? विड्रॉल है, ये कम हो गया 30 बिलियन से। ओह, ये तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया ना, 60 से डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ये तो सही है। बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं इन केस कोई गड़बड़ हो गई हो। एन इंक्रीज इन द स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्ट्स 40, तो 40 से विड्रॉल बढ़ गया। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑफ 40, तो इंजेक्शन भी 40 से बढ़ गया, तो ये भी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। लेट्स लुक एट D, an increase in taxation of 40, ये withdrawal है। A decrease in spending on imports, imports withdrawal है, तो ये decrease हुआ है। एक तरफ increase हुआ फिर decrease हो गया 40 से ही, तो we come back to the equilibrium. Therefore, B is supposedly the right answer, right? What represents an injection into an economy, into a country's circular flow of income? इसकी भी मदद चाहिए क्या? Tax is a leakage or injection. It's a leakage. It's a withdrawal. अच्छा, leakage withdrawal एक ही चीज़ है। Interest payments on government bonds. तो इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, तो ये हो गई ना इंजेक्शन। बी इज द राइट आंसर। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू फॉरेन शेयर होल्डर्स, सर्कुलर फ्लो पे ये कहाँ आएगा? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम है ना, वहां पे आएगा। ये विड्रॉल और लीकेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ऑल दो इसने बताया हुआ है कि फॉरेन शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, लेकिन ये विड्रॉल इंजेक्शन का पार्ट नहीं है, ये सर्कुलर फ्लो का पार्ट है। सही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपके पास एंटरप्रेन्योर जो आता है, एंटरप्रेन्योर को जब आप प्रॉफिट देते हो तो वो ऊपर के ही सर्कल पे घूमता है ना, नीचे विड्रॉल और इंजेक्शन में उसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन वो अलग है। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन्स, ओके। अब ये रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, सिंपल रूल, विड्रॉल और इंजेक्शन में क्या क्या आता है?
विड्रॉल में आपके पास आता है पैसा बाहर गया तो सेविंग, टैक्स एंड इम्पोर्ट्स। इंजेक्शन में पैसा आया, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा जो भी है दैट इज नॉट अ विड्रॉल, दैट इज नॉट अ लीकेज। तो इफ यू आर रीपेइंग द लोन, दैट इज नॉट अ विड्रॉल, इट्स नॉट इवन अ लीकेज। तो ये भी आंसर नहीं होगा। Therefore, B is the right answer. I think yes, that's it. So hopefully you got something to learn out of it. Best of luck for your papers. Allah Hafiz. Recording stopped.